Hello and welcome to the channel. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature. Today we are going to cover an essay written by the poet and literary critic T.S. Eliot, Tradition and Individual Talent. ये जो ऐसे है ये रोमांटिसिज्म पर एक अटैक है और पर्टिकुलरली उस आइडिया पर जो ये कहता है कि एक पोम प्राइमरीली एक एक्सप्रेशन होती है पोएट की पर्सनालिटी का. सो दिस essay is an attack on this viewpoint. So, as I told, this essay is an attack on certain critical views in Romanticism. Let us understand in detail with the introduction of T.S. Eliot. Let us know about him as a writer now. 1888 में बॉर्न हुए थे, 1965 में इनकी डेथ हो गई थी. ईयर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेस करती हूँ हमेशा ही ईयर्स पर. अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट थे. 1948 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में और पोएट होने के साथ ही साथ ड्रामेटिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक भी थे. आइए एक नज़र डालते हैं उनकी लिखी हुई कुछ फेमस पोइट्रीज पर. सभी के ईयर्स बहुत अच्छे से याद रखिएगा. लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रोफ्रॉक, वेस्टलैंड, हॉलो मैन, ऐश वेंसडे, 4 क्वार्टेट्स. तो ये हैं उनके द्वारा लिखे गए कुछ फेमस प्लेस: मर्डर इन कैथेड्रल, द फैमिली रीयूनियन एंड द कॉकटेल पार्टी. ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसकी तो बात हम करेंगे ही आज. इसके अलावा उन्होंने बहुत एक फेमस ऐसे लिखा है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स. दिस इज एन ऐसे रिटन बाय हिम इन 1919 दैट ऑफर्स अ क्रिटिकल रीडिंग ऑफ हैमलेट. और ये ऐसे अपीयर हुआ था इलियट की द सेक्रेड वुड्स में, द एसेज ऑन पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म इन 1920. तो अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो कि 1919 में लिखा गया था और सबसे पहले ईगोइस्ट में पब्लिश हुआ था 1919 में और सेक्रेड वुड्स में 1920 में. As I told in very beginning, this essay is an attack on certain critical views in Romanticism, specifically the idea that says that a poem is an expression of the personality of the poet. इस ऐसे को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, उसके बाद हम जानेंगे थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री और उसके बाद हम पहुंचेंगे कंक्लूजन की तरफ. कंक्लूजन विद द जिस्ट दैट द पोएट्स सेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड द इम्पर्सनैलिटी ऑफ अ पोइट्री आर कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स एक्चुअली. तो सबसे पहले जानते हैं कि इलियट जी के हिसाब से आखिर ट्रेडिशन का मतलब क्या है. ट्रेडिशन, द ट्रेडिशन अकॉर्डिंग टू इलियट इज द रिलेशन ऑफ द पोएट टू द पास्ट. तो किसी का भी, नॉट ओनली पोएट, अगर हम अपने बारे में भी सोचें तो ट्रेडिशन हमारे लिए क्या है, एक पास्ट की सेंस है. तो पास्ट की सेंस हमारे दिमाग में होना ही एक कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन है. ट्रेडिशन का जनरल मीनिंग क्या होता है? समथिंग दैट इज डेड एंड गॉन. एंड व्हेन वी कॉल समथिंग ट्रेडिशनल, इट जनरली मीन्स समथिंग ओल्ड फैशन, आउट ऑफ डेट, एंटीक. बट अकॉर्डिंग टू इलियट, ट्रेडिशन इन्वॉल्व्स अ हिस्टोरिकल सेंस. तो राइटर्स के लिए ट्रेडिशन क्या हुई? जितने भी पुराने राइटर्स ने जो भी वर्क ऑफ आर्ट, वर्क ऑफ पोइट्री प्रोड्यूस किया है, जो भी टेक्स्ट प्रोड्यूस किए हैं, वो प्रेजेंट राइटर्स के लिए एक ट्रेडिशन बन जाते हैं. अब हमें समझना होगा हिस्टोरिकल सेंस का आखिर क्या मतलब है. हिस्टोरिकल सेंस का अकॉर्डिंग टू इलियट एक मतलब है परसेप्शन नॉट ओनली ऑफ द पास्टनेस ऑफ द पास्ट बट इट्स प्रेजेंस टू. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पास्ट हमेशा अपने प्रेजेंट को इम्पैक्ट करता है. इलियट सेज दैट पास्ट इज नेवर डेड. पास्ट कभी नहीं मरता, पास्ट हमेशा अपने प्रेजेंट में प्रेजेंट रहता है. कोई भी पोएट अपने आप में अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता जबकि उस पोएट का उसके पास्ट के साथ, पास्ट की ट्रेडिशन के साथ कंपैरिजन ना हो. तो किसी भी पोएट को या किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट को, या आज के टाइम में आप एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी स्टूडेंट को जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो वो अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं उसके पास्ट से एक कंपैरिजन भी होता है. सपोज एक एग्जाम्पल लीजिए, 70s और 80s के टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स के जनरली 60% मार्क्स आया करते थे, अच्छे स्टूडेंट्स के. तो उस टाइम पर अगर किसी के 65%, 70% मार्क्स आ गए तो वो स्टूडेंट बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाएगा. लेकिन अगर आजकल किसी के 60%, 70% आए तो हम उसको एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि हम उसको
उसके ही हिस्टोरिकल सेंस से कंपेयर कर रहे हैं। उसी तरीके से एक पोएट का अप्रिसिएशन भी किया जाता है उसी के पास्ट के पोएट के साथ। किसी भी पोएट को कभी अकेले जज नहीं किया जा सकता। ही मस्ट बी सेट अमंग द डेड पोएट्स, अमंग द हिस्टोरिकल पोएट्स फॉर कॉन्ट्रास्ट एंड कंपैरिजन। तो कहने का मतलब ये है कि एक टैलेंट को जज किया जा सकता है अगर एक ट्रेडिशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपके पास कोई कंपटीशन ही नहीं है, यू आर द सिंगल पर्सन इन दी वर्ल्ड, तो आप क्या करोगे? 0% मार्क्स का क्या करोगे? 100% मार्क्स का, जब कोई ट्रेडिशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो दस द इंडिविजुअल टैलेंट शुड कन्फर्म टू द ट्रेडिशन। एक ट्रेडिशन जैसी चली आ रही है उसके हिसाब से एक राइटर कैसे परफॉर्म कर रहा है, दैट इज हाउ you will call a person talented or non-talented. But the necessity for the individual talent to conform to the tradition is not one-sided. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ one-sided है, सिर्फ हम previous poets को एक benchmark मान लेते हैं और आजकल के poets को सिर्फ उसी स्केल पर measure करते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल के poets का वर्क previous poets को, historical poets के works को भी alter करता है। It is a regular give and take kind of policy. The past is altered by the present as much as the present is directed by the past. तो जब हम कहते हैं कि आज के पोएट का वर्क अच्छा है या खराब है या whatsoever, जो भी अप्रिसिएशन हम करते हैं नेगेटिव सेंस में या पॉजिटिव सेंस में, तो कहीं ना कहीं वो वर्क प्रीवियस वर्क्स को भी अफेक्ट करता है। तो कहने का बेसिकली मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग पीस ऑफ लिटरेचर भी इम्पैक्ट होता है करंट लिटरेचर के द्वारा। When a new work of art, new work of writing is introduced, the whole existing order is modified by it. Thus, the relations, proportions in value of each work of art towards the whole are readjusted. तो प्रीवियस वर्क को भी हम रीएडजस्ट करते हैं और करंट वर्क को भी हम रीएडजस्ट करते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, कंफर्म करते हैं। सो दिस इज कंफर्मिटी बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू, बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। एक जो ट्रेडिशन चली आ रही है उससे हम एक इंडिविजुअल के टैलेंट को कंपेयर करते हैं, उस इंडिविजुअल के टैलेंट के साथ हम प्रीवियस ट्रेडिशन को कंपेयर करते हैं। तो दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर और मॉडिफाई किया जाता है। अब समझते हैं इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोइट्री क्या होता है। इसका मतलब है कि जब भी हम किसी कंटेम्प्रेरी, किसी प्रेजेंट वर्क ऑफ आर्ट को कंपेयर करते हैं किसी ग्रेट वर्क ऑफ पास्ट के साथ, तो दोनों को एक दूसरे के साथ मेजर किया जाता है। इजंट इट दैट? तो जब भी कोई भी प्रेजेंट पोएट अपने आप को एक ट्रेडिशन के साथ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, ही हैज़ टू सरेंडर himself continually to something which is more valuable. तो एक पोएट को अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यू पॉइंट्स को सरेंडर करना पड़ता है टू मैच विद द ट्रेडिशन। दिस इज व्हाट वी कॉल इम्पर्सनल थियरी ऑफ पोएट्री। तो एक आर्टिस्ट का प्रोग्रेस क्या हुआ? एक आर्टिस्ट का प्रोग्रेस हुआ हिज कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ personality, own personality. This is basically also called depersonalization of art, and Eliot calls it impersonal theory of poetry. इस थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी को समझने के लिए हमें रिलेशनशिप समझना पड़ेगा पोम और उसके ऑथर का। The other aspect of impersonal theory of poetry is that the relation between poem and its author. इलियट का कहना था कि एक पोइट्री का अपने ऑथर से कोई भी रिलेशन नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। He holds that the poet and the poem are two separate entities, two separate things, and the emotion in the poem is different from the emotion in the mind of the poets. जो भी पोइट्री में हमें इमोशन नजर आता है वो पोएट के एक्चुअल इमोशन, एक्चुअल एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग होता है। There is very little of purely personal left in the poet to be transmitted to his work. तो एक पोएट का वर्क बिल्कुल डिफरेंट होता है उस पोएट के खुद की पर्सनालिटी से, खुद की परसेप्शन से। इसके बाद हमारे इलियट जी कंपेयर करते हैं पोएट को एक कैटलिस्ट के साथ। कैटलिस्ट, ये वर्ड सभी साइंस स्टूडेंट्स ने ज़रूर पढ़ा होगा, मैं आपको हिंदी मीनिंग बता देती हूँ। इसका मतलब होता है उत्प्रेरक। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है किसी केमिकल रिएक्शन में जो कि एक थर्ड सब्सटेंस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उत्प्रेरक कहा जाता है इसको हिंदी में। थोड़ा सा और समझते हैं इसी टर्म को।
कैटलिस्ट, जिसका कि मतलब है उत्प्रेरक, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है किसी केमिकल रिएक्शन में जो कि खुद अफेक्ट नहीं होता, खुद चेंज नहीं होता, लेकिन दो या दो से ज़्यादा किसी और सब्सटेंस को चेंज कर सकता है। इस केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस को शो करने के लिए इलियट ने एक एग्जाम्पल दिया है श्रेड ऑफ प्लैटिनम का। तो आप लोग याद रखिए अच्छे से, मे भी किसी शॉर्ट क्वेश्चन का कभी पार्ट की आ जाए आपको। तो एक श्रेड ऑफ प्लैटिनम का एग्जाम्पल देते हुए इलियट कहते हैं कि व्हेन platinum is introduced or associated with oxygen and sulfur dioxide, they form sulfurous acid. लेकिन वो जो filament of platinum था, that just operated as a catalyst, but the newly formed acid contains no trace of platinum. The same way, he says that there is no connection between the poet's personality and the poem. Poet सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, लेकिन उसकी पोइट्री में उसकी खुद की पर्सनालिटी का कोई ट्रेस नहीं होता है। अब हम अपने इस ऐसे को समराइज कर सकते हैं। टू क्रिएट अ गुड पोम वन शुड सरेंडर द सेल्फ। इन लाइन्स में हमारा ये पूरा ऐसे बहुत ही अच्छे से समराइज हो रहा है। दिस सेल्फ सेक्रीफाइस ऑफ पर्सनैलिटी गिव्स बर्थ टू अ गुड पोइट्री। वन शुड नेगेट हिज माइंड, वन शुड सरेंडर हिज माइंड। इन डूइंग सो वन लूजेस हिज इंडिविजुअलिटी एंड हिज पर्सनैलिटी, बट दैट इज हाउ अ पोइट्री इज जनरेटेड. All the personal emotions, feelings, and experience should be sacrificed by a writer. There should not be the personal image of the poet in his poetry, and the poetry should be impersonal. But it does not mean that the poet should not write his personal feelings, but their personal feelings should be converted into the artistic feeling. Therefore, we as a critic should not look for personality of the poet, and that is what we call individual talent. I hope you liked the video. Please do put your valuable inputs in comments. Do not forget to share and subscribe the channel. Thanks for watching and best of luck for your exams.